Hello friends, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं? तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो एक साथ मिल करके इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, भाग लेते हैं और इलेक्शन जब पूरा हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है तो गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ ना कुछ पावर उसमें होल्ड करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इन इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good। ये जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सोसाइटी में उनके ऊपर अग्री करते हैं और लोगों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को हासिल करते हैं, उनके प्रति वो अच्छे बनते हैं। Parties reflect fundamental political division in a society। पार्टीज़ पॉलिटिकल डिवीज़न, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न के आइडिया को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये पार्टीज़ सोसाइटी का ही एक पार्ट होती हैं और इसीलिए पार्टीशनशिप को इन्वॉल्व करती हैं। द पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज़ इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। इसी वजह से कोई भी पार्टी किससे जानी जाती है कि किस पार्ट से, किस जगह से वो खड़ी हो रही है, स्टैंड कर रही है, किस तरह की पॉलिसीज़ को वो सपोर्ट कर रही है और किस लोगों के इंटरेस्ट को वो अपहोल्ड करती है। इसीलिए पार्टीज़ पार्टीशनशिप को इन्वॉल्व करती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। लीडर्स में हेड आते हैं। एक्टिव मेंबर्स में ऐसे लोग जो मेनली सारे काम्स को देखते हैं और फॉलोवर्स ऐसे लोग जो बस पार्टी के आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। ये तो हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्या नेसेसिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इफ़ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टी देन ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। हाँ, अब देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा? इलेक्शन होगा तो फिर हर एक पर्सन इंडिपेंडेंटली पार्ट लेगा उसमें। Certain strength of Lok Sabha is 543. Imagine a situation when none of the 543 members can be brought to think alike on a particular issue. This would lead to total chaos. An independent candidate would always be more interested in the specific need of his constituency and would seldom think about the larger constituency and would seldom think about the larger interest of the nation. A political party is necessary to bring diverse people on a common platform so that bigger issues can be taken care of। अब देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो हर एक पर्सन इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोकसभा का, तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 543 मेंबर्स की होती है। अब अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि एक जगह से एक मेंबर हर एक कंस्टिट्यूएंसी से, तो वो क्या करेगा? वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को सपोर्ट करेगा, वो एक ही अलाइक मेंबर होगा, कोई किसी पर्टिकुलर इशू पे कोई अग्री ही नहीं करेगा, सबके अपने अपने डिमांड्स होंगे। तो इसकी वजह से पूरी अनस्टेबिलिटी फैल जाएगी। हर कोई अपने कंस्टिट्यूएंसी के इंटरेस्ट के बारे में देखेगा तो नेशन की स्ट्रेंथ का क्या होगा? नेशन के इंटरेस्ट को कौन देखेगा? तो पॉलिटिकल पार्टी किस लिए नेसेसरी है? ये डाइवर्स पीपल को, अलग अलग तरह के लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आती है ताकि बिगर इश्यूज़, बड़े इश्यूज़ को हम आसानी से देख सकें। अब दूसरा क्या है? The democracy which is being participated all over the world is called the representative democracy. In this system, governance is done through people's representative because it is impossible for each citizen to directly participate in governance. The need for representative democracy has given rise to political parties. देखिए, जो डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है जगह जगह पर, हर एक कंट्रीज़ में, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर को वो चूज़ कर सकें।
ठीक है। तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली तो कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर नहीं सकता है गवर्नेंस में, हर एक पर्सन का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि ऑलमोस्ट चांस देती हैं हर एक पर्सन को कि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे, और बाकी तो वोटिंग राइट के थ्रू हम सब लोग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते ही हैं। तो ये सारी नेसेसिटीज़ थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। इंडिया में या किसी भी कंट्री में कोई पॉलिटिकल पार्टी किस तरह का काम करती है वो हम देखेंगे। पहला है हमारा कंटेस्टिंग इलेक्शंस में भाग लेना। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट इट्स कैंडिडेट फॉर अ इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट इन वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में भाग लेती हैं। कैसे लेती हैं, वो अपने मेंबर्स को, अपने कैंडिडेट को किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट बनाती हैं उस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिसीज देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वोटर्स के सामने रखती हैं। ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस अंडर वन अम्ब्रेला। ये एक ही अम्ब्रेला के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस दे देती हैं। ये ओपिनियंस क्या चैनलाइज हो जाते हैं, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अलग अलग पार्टीज के नाम पे चैनलाइज हो जाते हैं। तो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो रूलिंग पार्टी के हैं वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और वही पूरी कंट्री में फॉलो होता है। अब थर्ड है मेकिंग लॉ मेकिंग में क्या भूमिका है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसीव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। ठीक है, so you may be aware that it is the legislature which passes a law after proper debate. As most of the members belong to political parties, so a political party has direct say in law making for the country. Political party law making में भी बहुत डिसीव रोल प्ले करती हैं। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन साथ साथ रूलिंग पार्टी सबके सहमति से, सबके एग्रीमेंट के बाद ही पास होता है। और हमारे कंट्री में मैक्सिमम ऑफ मेंबर्स, जो मैक्सिमम सिटीजन्स किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री में लॉ मेकिंग करती हैं। फोर्थ फंक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं, उसके बाद उसे रन करती हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी, लोगों के द्वारा, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं गवर्नमेंट में, और बाकी के लीडर्स, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज उन्हें असाइन की जाती हैं। गवर्नमेंट उन्हें टास्क देती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज का, जिसे वो पूरा करते हैं। अब प्लेइंग ऑपोजिशन का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, या किसी भी कंट्री में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है वहाँ ऑपोजिशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो पार्टी मेजॉरिटी नहीं पाती है इलेक्शन में या फिर कोलिशन में भी भाग नहीं लेती है, वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। अब ऑपोजिशन का काम क्या होता है कि जो भी रूल्स रूलिंग पार्टी ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनके ऊपर स्टडी करना, अगर वो रूल्स अच्छे हैं तो उन्हें सपोर्ट करना, और अगर उनमें कोई डिफेक्ट है तो उनको क्रिटिसाइज करके लोगों के सामने लाना। यही सारे रोल्स हैं ऑपोजिशन के। अब शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, सिक्स्थ है हमारा कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के ओपिनियन को वो सबके सामने लाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। ये जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करती है लेजिस्लेचर में और मीडिया के सामने ले आती है। जो भी प्रॉब्लम्स पब्लिक में इशू जो भी चलते हैं उन्हें मीडिया के सामने लेजिस्लेचर में ले आती है। अब सेवन्थ है हमारा एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज प्रोवाइड people access to government machineries and welfare schemes since it is easy to approach local party leaders than government officers. देखिए,
लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट रखती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है या जो भी मशीनरीज लॉज लोगों के वेलफेयर के लिए बनते हैं, उनका सबसे ईजिली एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज ही लोगों तक कराती हैं। क्यों? रीज़न क्या है? हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलने से ज़्यादा इजी क्या है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर या लीडर से हम मिले, वो हमें अपनी वेलफेयर स्कीम्स और मशीनरीज के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की मशीनरीज और वेलफेयर्स तक लोगों का एक्सेस कराती हैं। तो ये सारे थे फंक्शंस किसी पॉलिटिकल पार्टी के। अब देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के पार्टी सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। किसी कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम है, कहीं कहीं तो 1 पार्टी सिस्टम भी है। सबसे पहले है 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम क्या है? इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे, कंट्रोल करे और गवर्नमेंट को चलाए। यही सिस्टम हमारा 1 पार्टी सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल चाइना में सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो हमेशा से रूल करती है और उसे ही अलाउ है रूल करना। नेक्स्ट है हमारा 2 पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज में पावर 2 मेन पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, शेयर्ड होती है। इस सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। मेन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यूएसए और यूके, इन दोनों जगहों पर 2 पार्टी सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? कुछ कंट्रीज में क्या है, सेवरल पार्टीज आपस में कम्पिटिट करती हैं पावर के लिए और मोर देन 2 पार्टीज यहाँ पे रीजनेबल चांस होता है उनके जीतने का। यही होती है मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल हम अपने इंडिया में देख सकते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। सिंस मल्टी पार्टी सिस्टम टेंड टू ऑफर मोर चॉइसेस टू द वोटर, इट इज ऑफन कंसीडर्ड बेटर देन अदर पार्टी सिस्टम्स। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? वोटर्स के सामने ये बहुत अच्छी चॉइस रखता है, मतलब मैक्सिमम इतने सारे ऑप्शंस पीपल्स के पास रहते हैं चॉइस करने के लिए। इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को अदर पार्टी सिस्टम से हमेशा से अच्छा माना जाता है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के बीच में। 2 पार्टी सिस्टम में द 2 पार्टी सिस्टम प्रेजेंट वोटर अ सिंपल चॉइस। ये लोगों को, वोटर्स को बहुत सिंपल चॉइस प्रोवाइड करते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? ये वोटर्स को बहुत अलग अलग तरीके की चॉइस प्रोवाइड करते हैं। 2 पार्टी सिस्टम में स्टेबल गवर्नेंस होती है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में गवर्नेंस स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि 2 से ज़्यादा मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पा ही नहीं पाती है, तो वो ऑफन कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? जब 2 से अधिक पार्टियां एक साथ मिल करके एक अलायंस में वर्क करती हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा 2 पार्टी सिस्टम are not as flexible because they have a more or less rigid set of opinions on every issue। 2 पार्टी सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें रिजिड सेट ऑफ ओपिनियन हर इशू पे नहीं मिलते हैं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है और इसमें पब्लिक ओपिनियंस को ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। 2 पार्टी सिस्टम का एग्जांपल यूएसए, यूके, मल्टी पार्टी सिस्टम में इंडिया। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखते हैं इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज। तो सबसे पहले नेशनल पार्टीज क्या होती हैं? अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा is recognized as a national party।
कोई भी पार्टी अगर एटलीस्ट 6% वोट्स, टोटल वोट्स में से 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शन में जीतती है, या फिर असेंबली इलेक्शन में से किसी 4 स्टेट्स में एटलीस्ट 4 सीटें वो जीतती है लोकसभा में, तो उसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी नेशनल पार्टीज जो मेनली रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडिया में? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था हमारा 1980 में, जिसके करंट लीडर हैं अमित शाह। ये बीजेपी इस टाइम में प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी है हमारी कंट्री में, जो कि 2014 से रूल कर रही है और अब तक रूल कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसका सिंबल हैंड का है। 1885 में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और इसकी करंट लीडर सोनिया गांधी हैं। थर्ड है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ये इस पार्टी का सिंबल है हैमर, सिकल एंड स्टार। इस पार्टी का फॉर्मेशन 1964 में हुआ था और प्रेजेंट में इसके लीडर सीताराम येचुरी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इसका सिंबल है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल। इसका फॉर्मेशन 1925 में हुआ था और इसके करंट लीडर सुरवरम सुधाकर रेड्डी हैं। फिफ्थ है हमारा बहुजन समाज पार्टी BSP, जिसका सिंबल एलिफेंट का है। इस पार्टी का फॉर्मेशन 1964 में हुआ था और इसकी प्रेजेंट लीडर मायावती हैं। सिक्स्थ है हमारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP का सिंबल है हमारा क्लॉक और इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ, जिसके प्रेजेंट लीडर शरद पवार हैं। तो ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज थी इंडिया की। अब स्टेट पार्टीज। सेकेंड है हमारा स्टेट पार्टीज, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन to the legislative assembly of a state and win at least 2 seats and recognized as a state party। कोई भी पार्टी जो एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स में से 6% वोट्स को वो लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्योर करती है किसी स्टेट के और कम से कम 2 सीट्स पे जीतती है, तो वो पार्टी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है। इंडिया में अप टू 100 स्टेट पार्टीज़ या अप टू 100 रीजनल पार्टीज़ प्रेजेंट हैं। इन्हीं स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कम से कम एक स्टेट में मोर देन 3 और 4 पार्टीज़ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम देखें यूपी में तो हमारा है SP, समाजवादी पार्टी, और भी बहुत सारे पार्टी हैं। बिहार में देखें तो RJD है, RLD है। पंजाब की बात करें तो अकाली दल है वहाँ पे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी है। और फिर तमिल साइड की, साउथ की बात करें तो वहाँ पे लेफ्ट वगैरह और ढेर सारी पार्टीज़ हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बहुत सारी इसी तरह की पार्टीज़ हमारी इंडिया में प्रेजेंट हैं, जिनकी काउंटिंग मोर देन 100 है। तो ये सारी स्टेट पार्टीज हैं इंडिया की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कोर्स जब मल्टी पार्टी सिस्टम है, इतनी सारी पार्टीज प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई चैलेंज तो होगा ही पार्टीज के सामने। और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसके फॉर्मेशन में लीडर्स को एक साथ रखने में क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, देखते हैं। पहला हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। अब इंटरनल डेमोक्रेसी की किस तरीके से पार्टीज के अंदर कमी देखने को मिलती है, ये देखते हैं हम। ऑफन देखने को ये मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ही टॉप लीडर्स के ही हाथ में पूरे पावर का कंसंट्रेशन होता है। पार्टीज़ में ज़्यादातर इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए ऑर्डिनरी मेंबर्स को पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इस बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और इसी वजह से
ये पार्टीज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन। इसमें क्या होता है, दोज हु हैपन्स टू बी द लीडर आर इन अ पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस टू फेयर पीपल क्लोज टू देम एंड इवन देयर फैमिली मेम्बर्स। ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है, डायनेस्टिक सक्सेशन की बात हमें देखने को मिलती है कि जो लीडर्स, जो टॉप पोजीशन पे लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि पोजीशन का अपने अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, और जो उनके लोग जो उनके फेवर में होते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ज़्यादातर उन्हें अपने पोजीशन पे ले आते हैं, जो कि सही नहीं है। मनी एंड मसल पावर नेक्स्ट है हमारा। पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज अ लॉट ऑफ मनी। इन द सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स ऑल्सो। क्या होता है, मनी और मसल पावर का पार्टीज में ज़्यादातर इफेक्ट देखने को मिलता है। पार्टीज उन्हीं कैंडिडेट को ज़्यादातर नॉमिनेट करती हैं जो कि उसमें ढेर सारी मनी स्पेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी लगाते हैं इलेक्शन में, लोगों को मनी दे के वोट्स के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है, इसीलिए पार्टीज़ ऐसे लोगों को नॉमिनेट करती हैं। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि पार्टीज़ क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हैं। लास्ट है हमारा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। In order to offer meaningful choice to the voters, parties must be significantly different. जैसा कि हम जान रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज़ हैं और कुछ सर्टेन इश्यूज ही ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन लोगों का होता है। पार्टीज़ नंबर ऑफ पार्टी एक ही इशू को लेके अपनी अपनी ही प्रस्ताव रखती हैं। इलेक्शन से पहले अपने सारे प्रॉमिसेस वो किसी एक ही इशू पे रख देती हैं, तो लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह जाती है। नंबर ऑफ पार्टीज एक ही इशू पे हमें बात करती हुई दिखाई देती हैं, तो वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस चाहिए होती है जिससे वो अपने लीडर को चॉइस कर सकें, चूज कर सकें, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती है। तो ये सारे थे चैलेंजेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। अब नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज। किस तरीके से हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं, ये देखते हैं। पहला है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है एक बार, और उसके बाद ये डिसीज़न लिया गया गवर्नमेंट में कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर इलेक्शन के बाद से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर सकता है। मींस जिस पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा है वो उसी पार्टी में रहेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऐसे होते हैं जब उनकी पार्टी अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं पाती है तो वो क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी से मेंबर्स को अपने पास कैश रिवॉर्ड देके बुलाने लगते हैं। वो उन मेंबर्स को किस चीज़ का ग्रीडीनेस दिखाते हैं, वो उन्हें मिनिस्टर्स बनाने का प्रॉमिस करते हैं, उन्हें कैश रिवॉर्ड्स देते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। Then Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory for every candidate who contests election to file affidavit giving detail of his property and criminal cases pending against him. सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि पार्टीज के अंदर से मनी और मसल पावर का, मनी और क्रिमिनल्स का ऑर्डर रिड्यूस करना। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक मैंडेटरी पास की गई है, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा उसे सबसे पहले एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी। एफिडेविट का मतलब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या उसका पास डिटेल है, क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स उसे इलेक्शन में कंटेस्ट करने से पहले इलेक्शन कमीशन को
देनी होगी। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ज़्यादातर जगहों पर माना नहीं जाता है। कुछ लीडर्स तो ऐसा भी करते हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने पास्ट के बारे में, तो ये इस ऑर्डर का एक ड्रॉबैक है। Then third is Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax return. इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि हर एक पार्टी जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन में पार्ट ले रही है उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या चीज़ें हैं जो अभी तक अप्लाइड नहीं हैं लेकिन होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए भी लॉज बनने चाहिए। और क्या है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 ऑफ टिकट टू वुमेन कैंडिडेट्स। वुमेन कैंडिडेट्स हम जानते हैं कि इंडिया में आज भी पैट्रियार्कल सिस्टम का बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। इंडिया एक मेन रूल्ड कंट्री थी पहले और आज भी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स को दें। एटलीस्ट 1/3 टिकट्स वो अपनी पार्टी की वुमेन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करें जिससे उनका भी इन्फ्लुएंस आगे बढ़े। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को ही पार्टीज़ को अब मनी देनी चाहिए जिससे वो अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर पाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्स्ट्रा एक्सपेंस करके लोगों को नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी और इससे मनी और मसल पावर में भी रिडक्शन होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे सामने आती है वो ये है, द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर। हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि लोग अपनी ट्रू पावर को नहीं जानते हैं। वो किसी भी लीडर को चूज़ करते हैं जो कि सही नहीं है। उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के ही साथ अपने लीडर को चूज़ करना चाहिए। जो उन पे रूल कर रहा है उसे सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं चैप्टर एंड करती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।